तो मैंने आपको, अरे भाई यार प्लीज यार चुप हो जाओ प्लीज, रिकॉर्डिंग लगा दो भैया। देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैं 9 तक पहुंचा था, आज मैं पीछे से करा रहा हूँ, ठीक है भैया, ताकि यानी एक बार ही क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन आसान होते हैं, आप लोग कर लोगे, ठीक है भैया, फिर भी एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है भैया। आपको एलईडी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। चुप हो जाओ, एलईडी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो ये पैराग्राफ पढ़कर आपको आ जाएगा, बता दिया था मैंने, एलईडी को थोड़ा पढ़ा भी दिया था, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया, लेकिन केस स्टडी में आ सकता है, ठीक है भैया। तो कह रहा व्हाई आर एलईडी मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट अ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कह रहा भैया जो आपका ये जो एलईडी होता है वो हमेशा कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है भैया? एक प्योरेस्ट फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर से हम एलईडी नहीं बना सकते, क्यों बताइए भैया, क्या रीजन होगा भैया? प्योरेस्ट फॉर्म से, प्योरेस्ट फॉर्म मतलब कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, आप चाहते हो केवल एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर से आप एलईडी बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया बता दो भैया, आपको एलईडी बनाते वक्त पी और एन जंक्शन की जरूरत पड़ती है, और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। पी और एन टाइप क्या होता है भैया? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं भैया? ठीक भैया, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप? बैंड गैप समझते हो भैया? एनर्जी गैप। क्या होता है भैया? ऑफ एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट अ लाइट इन द विजिबल रेंज। ठीक भैया, अब देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, शायद लिखा है नहीं लिखा, हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको विजिबल लाइट लेनी है ना, विजिबल लाइट लेनी है, तो जो बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है, वो जो बीच में गैप आता है जिसे फॉरबिडन गैप, वो मतलब कि वो कहते हैं जंक्शन, ठीक है भैया, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए भैया? 1 नहीं यार वो नहीं है, देखो ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है भैया, विजिबल स्पेक्ट्रम में 1. ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है भैया, पैराग्राफ पढ़ के आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1.8, ठीक है भैया। तो कम से कम अगर आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए, ठीक है भैया, तो आप जो फॉरबिडन मतलब जो गैप है आपका, ये वाला गैप पी और एन के बीच में, वो इतना होना चाहिए, ठीक है भैया। अभी कह रहा है, अगला कह रहा है स्टूडेंट कनेक्ट द ब्लू कलर एलईडी एज शोन इन द फिगर, द एलईडी डिड नॉट ग्लो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। देखिए कह रहा है, ये है भैया आपका बैटरी 15 वोल्ट की है, स्विच, हाँ वही जो भी है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये है भैया एलईडी, और ये है भैया रेजिस्टेंस। क्या ना भैया, इसको स्विच ऑन कर दिया गया लेकिन एलईडी नहीं जली, रीजन क्या है भैया? रिवर्स बाइसिंग में है ये। किसमें है भैया? देखिए भैया, जब आपको पता है ये पिछवाड़ा क्या होता है, पी साइड होता है, और नाक क्या होती है भैया? एन साइड होता है। अगर इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ दे तो ये किसमें होगा? रिवर्स में चलाएगा, और रिवर्स में सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता, और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, सिंपल सा रीजन है, ठीक है भैया। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गया? ये हो गया। देखिए इसके लिए आपको रिवर्स बाइसिंग वगैरह आनी चाहिए, वो बता रखा है मैंने आपको, ठीक है भैया। खैर चलो, ये हो गया। अब इसमें भैया और में भी क्वेश्चन है, कह रहा है भैया ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो आपको याद होगा भैया, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये क्या था भैया आपका? ये था आपका करंट, ठीक है भैया, ये था आपका पोटेंशियल, और रिवर्स बाइसिंग में ये था आपका भैया पोटेंशियल, और ये था आपका करंट। लेकिन ये करंट यहाँ पर क्या है भैया? मिली एम्पियर में है, और ये क्या है भैया? माइक्रो एम्पियर में। आपको याद है भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग में कुछ वोल्टेज तक आपका बिल्कुल करंट नहीं रहता, डिफ्यूजन, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता है जहां पर आपका अप्लाइड वोल्टेज बराबर हो जाता है किसके? बैरियर पोटेंशियल के। उस कंडीशन में वीबी बराबर में, ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये क्या है भैया? बैरियर पोटेंशियल है। जैसे दोनों बराबर हो गए तो इफेक्टिव पोटेंशियल आपको याद है क्या था? V माइनस वीबी। तो नेट इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है भैया? जीरो। बैरियर पोटेंशियल जीरो, बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है, बैरियर खत्म हो जाता है तो डिफ्यूजन क्या होता है भैया? स्टार्ट हो जाता है। हाँ मम्मी, चल ठीक है फिर भैया, हाँ ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये हो गया। उसके बाद जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो ओए, रिवर्स बाइसिंग में आपको याद होगा कौन सा करंट आता है? ड्रिफ्ट करंट। और आपको पता है भैया, ड्रिफ्ट करंट जो होता है भैया वो आता ही रहता है, थोड़ा आता है, ठीक है भैया।
लेकिन आप देखते हो भैया, आप पोटेंशियल, आप देखिए यहाँ पर जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है रिवर्स में, वो क्या होता है आपको याद है? V प्लस VB। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है V माइनस VB होता है। तो जब आप ये अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाते हो तो इफेक्टिव पोटेंशियल आपका बढ़ता है। इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो जंक्शन की फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। और जंक्शन की फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा भैया? रिवर्स बाइसिंग जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे? टूटेंगे। टूटेंगे तो भैया क्या होगा? करंट आपका ड्रिफ्ट बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता है जब आप V को बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की क्या होती है भैया? बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? टूट कर आएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, और करंट क्या होगा भैया? एकाएक बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं भैया ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं भैया? जिस वोल्टेज पर आपका बहुत सारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टूट कर P से N की तरफ आता है उसको क्या कहते हैं भैया? उस पोटेंशियल को ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। ये फोर्थ बाइसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये रिवर्स बाइसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। ध्यान रखना इसको, ठीक है भैया? हाँ? देखिए भैया, रिवर्स में इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? यही होता है। अब इफेक्टिव पोटेंशियल होगा तो जैसे तू अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएगा तो इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। इफेक्टिव बढ़ता है तो आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन, विड्थ गैप होता है। जो जंक्शन की विड्थ होती है ना वो होता है। तो आपको पता है भैया यहाँ पर D तो कांस्टेंट रहेगा। क्या बढ़ने वाला? B बढ़ाने से E बढ़ेगा। और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को, आपको याद है मैंने एक बताया था कोल्ड कैथोड एमिशन, जिसमें हम क्या करते हैं भैया? बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है भैया? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है भैया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर हुआ था भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए भैया दोबारा से यहाँ पर जंक्शन बना देता हूँ भैया। ये भैया P है और ये है N, और आपने कर दिया रिवर्स बाइसिंग में, तो इसीलिए भैया क्या होगा? आपको पता है N साइड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और P साइड में क्या एक्यूमुलेट होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की ये होती है, विड्थ ये है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, ठीक है भैया? अपने को पता है भैया पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये भैया बैरियर का जो जंक्शन का बैरियर है उसका पोटेंशियल क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं इसको। और आपका अप्लाइड पोटेंशियल भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों पोटेंशियल क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो आपको पता है भैया पोटेंशियल जो होता है, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में D के बराबर होगा। D यहाँ पर क्या है भैया? कांस्टेंट है, D उतना ही रहेगा। जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्या होगा भैया? स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो P साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है भैया? और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भैया? होल। और N साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भैया? होल। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? अपनी तरफ पुल करेगी। तो भैया उसी वक्त क्या होता है? करंट एकाएक बढ़ जाता है। जिस पोटेंशियल पर ये होता है उस अप्लाइड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं भैया? और इस प्रोसेस को एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है भैया? ध्यान रखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओहो ये तो हो गया। हाँ, जीनर पोटेंशियल दूसरी चीज होती है। हाँ कह सकते हैं जीनर पोटेंशियल भी यही होता है जिसमें करंट एकाएक बढ़ जाता है, जेनर डायोड में, ठीक है? खैर आउट ऑफ सिलेबस है जेनर डायोड, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है भैया? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज विद द फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। तो भैया सिंगल स्लिट में आपको पता भैया पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी लगातार क्या होगी भैया? घटेगी। याद है नहीं याद है? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? सेंट्रल मैक्सिमा की, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। मैंने स्क्रीन पर बनाया था, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा, उसके बाद ये सिंगल स्लिट है। डबल स्लिट में इंटेंसिटी क्या होगी? एक जैसी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज हमेशा क्या होती है भैया? सेम रहती है। यहाँ पर लगातार पाथ डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ रेज की अमाउंट क्या होगा भैया? कम होता रहेगा। लिखवा रखा है मैंने, देख लेना। लिखा है, ये डेरिवेशन नहीं आती, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो आपके पास जो नोट्स है वो सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है भैया? अगला कह रहा है भैया बी। अच्छा इसका बी पार्ट कह रहे हैं, देखिए बेटा भाई प्लीज, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, ध्यान दीजिए इसको बेटो। देखिए यहाँ पे मेरी भतीजियां खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बोलिए बड़ी गेट बैठ दो, ठीक है? देखिए कह रहा भैया बी, इसका बी पार्ट है, ये आपका प्रिज्म। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ये है प्रिज्म और यहाँ पर गिर रही है एक लाइट
इंसिडेंट लाइट पी और क्यू, शायद इसको मैंने करा भी रखा है पहले, है ना। एंगल क्या है 60 डिग्री का, ठीक है। कह रहा है अरे अब PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द फेस ऑफ AB ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है भैया। एज शोन इन द फिगर द प्रिज्म मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया 2/√3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एमरजेंस। आपको क्या निकालना भैया, एंगल ऑफ एमरजेंस निकालना है। एंगल ऑफ एमरजेंस का मीनिंग समझते हो ना भैया, बाहर निकलने का एंगल, कितने एंगल से बाहर निकलेगी। अब देखिए भैया एंगल ऑफ एमरजेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन दोनों ही निकालना, एंगल ऑफ एमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए भैया देखिए अपने को पता है भैया नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है भाई, क्या कर रहे हैं अच्छा बच्चा हो गए फिर भी ऐसी बातें करता हूँ, और हफ्ते में चश्मे का नंबर बढ़ा दूंगा तो चले गया, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर आपको पता है भैया रे जो है वो इस फेस के नॉर्मल के साथ आ रही है, और जब रे नॉर्मल के साथ आती है तो भैया एंगल क्या होता है भैया 0। क्या होता है भैया, यहाँ का I1 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है भैया। अभी अपने को पता है भैया कि नॉर्मल तो ये रहा यही, और जब लाइट नॉर्मली पड़ती है तो वो ऐसे सीधी सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी निकलेगी, इस वाले फेस पे पड़ेगी, इस वाले फेस का नॉर्मल क्या है ये रहा, ठीक है। ये इस वाले फेस का नॉर्मल क्या हुआ ये रहा, और लाइट कहाँ जा रही है टेंसर टू रेयर, तो फिर क्या होगी लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। ये वाला एंगल निकालना आपको I2। क्या निकालना भैया I2। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर I1 आपका क्या है 0 है, तो R1 भी क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि नॉर्मल की लाइन में ही जाएगी लाइन, ये रे जो है वो नॉर्मल के साथ ही जाएगी, तो यहाँ पर तो I 0 हो गया, तो आगे R भी क्या होगा 0 ही होगा। अब आपको पता है भैया कि R1 + R2 बराबर में A होता है, याद है प्लीज फॉर्मूला जब ड्राइव कराया था तो मैंने बताया था R1 प्लस, कल की क्लास में सॉरी कल सुबह तो वही कराऊंगा, कितना छोटा बचा ना। अब देखिए R1 की वैल्यू क्या है भैया 0, R2 बराबर में क्या हुआ 60, तो R2 की वैल्यू क्या होगी भैया 60 डिग्री। क्या हो गया भैया R2 आपका 60 डिग्री आ गया, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। I2 अपने को निकालना है, बोलो हाँ ये तो निकालना है। आपने को प्रिज्म रखा है, प्रिज्म एंगल कितना है भैया 2/√3। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट दिस, ये वाले पॉइंट पर। अब स्नेल्स लॉ लगा दिया तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू में sin I2 अपॉन में sin R2, ठीक है भैया। अपने को पता है भैया 2/√3 है, sin I2 क्या है भैया निकालना अपने को ये वाला एंगल, और sin R2 क्या रखा भैया 60 डिग्री। तो भैया sin I2 बराबर में क्या हो जाएगा भैया आपका 2/√3 sin 60 क्या होता है भैया √3 अपॉन में 2, आंसर आ गया 1। ये हो गया I2 बराबर में क्या हो जाएगा भैया आपका 90 डिग्री। क्या होगा भैया, ठीक है भैया कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अबे यार आज क्या हुआ बे, देखियो मैं रुक गया, देखियो ये तार ना मेरे को बदलनी पड़ेगी पूरी, है ना। वायर में दिक्कत है पता थी, तार में दिक्कत है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है। अबे साले एक तार 220 रुपए की है, समझ गया 600। कैसा बंदा कौन सा, ये फिर अगला क्वेश्चन है भैया स्टेट द टू किरचॉफ्स रूल। पहला है भैया जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और लूप रूल कहता है भैया टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में 0। हो गया भैया ये दो रूल थे, ठीक है भैया। ड्राइव द इक्वेशन फॉर बैलेंस स्टेट। व्हीटस्टोन ब्रिज है, तू 11:30 भी कल ही बोल रहा था, अब भाई व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज अलग अलग है क्या, चार्ट मारोगे खींच के 11:30। अरे नहीं वो मीटर ब्रिज वो एक ही बात है, पढ़ोगे तो दोनों हो जाते हैं। देखिए भैया व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है R4, ये है आपकी बैटरी, और ये है R5। क्या है भैया R5, ठीक है भैया। तो जाए काम को
आई है, करंट गया भैया यहाँ से I1, तो नीचे क्या आएगा I माइनस I1, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें चला गया IG, क्या चला गया ये गैल्वेनोमीटर R5, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो इसमें कितना जाएगा I1 माइनस IG, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये करंट इस जंक्शन पे आएंगे तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा I माइनस I1 प्लस IG। अब ये दोनों इस जंक्शन पर आएंगे, जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे फिर वही करंट आएगा जो इस बैटरी से निकला था I। देख जोड़ दो, I1 से प्लस I1 कैंसिल हो गया, IG से माइनस IG कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। क्या बचा I। अब देखिए आपको दो लूप लेने हैं, एक ये लूप और एक ये लूप। ध्यान रखना भैया, आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है भैया, लेकिन कोशिश करना कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेना लूप जो है, ठीक है भैया। तो इस वाले लूप को लोगे तो भैया क्या होगा, यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा I1 R1, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा IG R5, इसके अक्रॉस में देखिए करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा माइनस R2 I माइनस I1 बराबर में क्या होगा भैया 0। सारे पोटेंशियल को जोड़ दिया। आपको पता है अक्रॉस द करंट आपका पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, अलोंग द करंट क्या होगा आपका पोटेंशियल पॉजिटिव। तो ये अलोंग द, ये अलोंग द, तो ये क्या हो गया अक्रॉस द। ये भैया इसमें आप ध्यान रखना, इफ देयर इज नो करंट इनसाइड दी R5, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी ब्रांच क्या होगी खत्म। इसको परली साइड में लिया तो ये क्या होगा I1 R1 बराबर में R2 I माइनस I1, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। अभी इस वाले लूप को देखिए, जो ये लूप है, ठीक है, नाम कर देना और लूप क्लोज कर देना। लूप नहीं क्लोज करोगे पूरी इक्वेशन कट जाएगी ऐसे, चाहे आपने सही बना रखी है। ए से स्टार्ट करो तो ए पे ही खत्म करना है। अगर आपने ए से बी सी डी कर दिया फिर ए पे नहीं है तो फिर आपका गलत है, चाहे इक्वेशन आपकी सही हो, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ से यहाँ पे है, मैं तो नाम ही नहीं दे रहा, ठीक है भैया। तो ये आएगा R3 I माइनस IG, फिर आपका करंट ऊपर, आप नीचे आ रहे हो तो क्या होगा माइनस R4 I माइनस I1 प्लस IG, और फिर आप ऊपर जा रहे हो करंट नीचे आ रहा है तो फिर क्या होगा माइनस R5 IG 0। तो अपने को पता है भैया करंट तो शो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर, तो इसलिए भैया क्या होगा इस करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 0 हो जाएगा। जहां करंट नहीं वहां पर रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया R3 ये 0, तो क्या हुआ I1, ये माइनस R4 ये 0, तो क्या होगा I माइनस I1, ये पूरा 0, तो क्या होगा भैया 0। तो इसको परली साइड में कर दो तो क्या होगा R3 I1 बराबर में R4 I माइनस I1, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया। दोनों इक्वेशंस को क्या करो भैया डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो आपने देख रहा है कि I1 क्या हुआ, सॉरी I1 से कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में क्या हो गया R3, और ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ R2 अपॉन में R4। इसे आप ऐसे लिखते हो, इसको इसके नीचे ला दो, इसको ऊपर ला दो, R1 अपॉन में R2 और R3 अपॉन में R4, ये रेशियो बराबर है। तो करंट अगर ये है तो करंट 0 है, करंट 0 है तो ये होगा, समझ गए भैया। आगे बढ़ते भैया, ड्राइव, हाँ वो तो क्या, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भैया, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है भैया। हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन सुबह ने कराया था, ठीक है भैया, हो गया। कह रहा है दो सेल है E1 और E2 EMF है, सेल तो है ना सिलेबस में, चलो भैया। Internal resistance R1 R2 are connected in the parallel to each other. Deduce the expression for equivalent EMF, equivalent internal resistance, potential difference across A and B आपको निकालना। चलो भैया देखिए बात आसान है। देखिए भैया एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों पैरेलल में लगे हुए, EMF E1 रेजिस्टेंस R1, EMF E2 रेजिस्टेंस R2, ठीक है भैया। ए बी के क्रॉस में आपका पोटेंशियल भी निकालना, पहला निकालना भैया। देखिए दोनों पैरेलल में है तो दोनों क्या क्रॉस में पोटेंशियल क्या आएगा भैया सेम आएगा, दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होगा दोनों क्या क्रॉस में सेम आएगा। अच्छा यहाँ पर मैं दो इक्वेशन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, E इक्वल्स में V प्लस IR, ये होता है इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। क्या होता है भैया डिस्चार्जिंग होता है, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो EMF जो होता है पोटेंशियल प्लस इंटरनल एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर अपेयर होता है
और इंटरनल पोटेंशियल जो होता है आपका वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर अपियर होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? होता क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बताओ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइम, कितने टाइम से यूज कर रहा है, तो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, याद है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। चप बढ़ जाएगा साले, रास्ता ज्यादा दूरी तय करेगा तो दिक्कत होगी ना इलेक्ट्रॉन आने में। सेपरेशन कम रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, बढ़ाएगा। समझ गया? ये चीज हमें। और टेम्परेचर ऑफ सेल क्या है भैया? अब ज्यादा देर तक आप यूज करोगे सेल गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है भैया? अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स की रैंडमनेस क्या होती है भैया? बढ़ आती है, वो भी आगे की दिक्कत पैदा करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। समझ गए भैया? चलो खैर ये देखिए, तो ये डिस्चार्ज और चार्ज करोगे तो भैया ध्यान रखना जी, सेल को आप चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यानी सेल का जो पोटेंशियल है वो ऐसे सॉकेट से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल उससे भी क्या है? ज्यादा है, तभी तो सेल चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में इक्वेशन होती है V इक्वल्स में E प्लस आई आर, चार्जिंग के दौरान। ये ध्यान रखना ये इक्वेशन। ठीक है भैया? अभी अपने को क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? टोटल ईएमएफ निकालना है। तो भैया देखिए इसकी इक्वेशन लिखिए। तो ये क्या हो सेल, अब देखिए यहां से पॉजिटिव से करंट निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है भैया? दोनों सेल की क्वालिटी, अच्छा ये I1 करंट है, यहाँ पे क्या होगा? I2 करंट होगा। ठीक है भैया? और ये दोनों मिलकर क्या होंगे भैया? I के बराबर हो जाएंगे। क्या हो गए? तो I की वैल्यू क्या होगी? I1 प्लस I2। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या करना आपका जो, हाँ, तो I इक्वल्स में क्या होगा? I1 प्लस I2। I क्या है? टोटल करंट है। क्या है भैया? I1 क्या है? इस वाले सेल से निकला करंट है, और I2 क्या है भैया? इस वाले सेल से निकला करंट है। बहुत, ये दोनों सेल क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया? तो आप इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। ईएमएफ क्या होता है? E इक्वल्स में V प्लस आई आर। तो I की वैल्यू क्या होगी? E माइनस V अपॉन में R। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया अगर आप I1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा? E1 माइनस V, पोटेंशियल दोनों पे सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और R1। और I2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? इसको लिखोगे E1 अपॉन में R1 और V अपॉन में R1। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब ऐसे होता है ना तो एक बार इसके साथ लगाते हैं, इसको इसके साथ लगाते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। ठीक है भैया? ये आई, अच्छा देखिए आपको टोटल करंट भी निकालना है, तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल ईएमएफ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस पोटेंशियल, आपका कुल वही रहेगा, सेम ही रहेगा, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया? ये I1 की वैल्यू है ये रही, ये I2 की वैल्यू है ये रही, ये I3 की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू है ये रही। समझ गया? समझे ना? ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो I क्या होगा? ET अपॉन में RT माइनस V अपॉन में RT, और I1 की वैल्यू क्या है भैया? E1 अपॉन में R1, V अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2 और V अपॉन में R2। ठीक है भैया? अब इनको साथ में लिखिए, तो ET अपॉन में RT बराबर में, सॉरी, माइनस V अपॉन में RT इक्वल्स टू में ये और ये एक साथ में लिखिए, तो E1 अपॉन में R1, ET अपॉन में R2। एक ही हो गया। इसके इन दोनों को साथ में लिखोगे तो माइनस V दोनों में से कॉमन आएगा, माइनस V कॉमन 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। अब देखिए दो चीजें, अगर दो साइड बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दिस बराबर में दिस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बराबर में क्या हो जाएगा? ये, तो टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? ET अपॉन में RT की वैल्यू क्या होगी? E1 अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2। ये टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये टर्म इसके बराबर होगी, V से V क्या होगा? कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाय में RT क्या होगा भैया? 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। ये हो गया भैया टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक क्या होगा? आप यहां से टोटल निकाल लिया आपने, वो टोटल की वैल्यू यहां पे रखोगे, E1 R1 E2 R2, तो आपका यहां से क्या आएगा? ET आ जाएगा। ठीक है भैया? और क्या पूछ रखा है? बस ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V की वैल्यू निकाल लीजिए। V की वैल्यू अपने को पता ही है भैया, E टोटल ईएमएफ और क्या होगा भैया आपका? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया? तो यहां से आपका आ जाएगा। देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है भैया? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है ना भैया? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या भैया? सेम होता है। अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो क्या होती है? इस तरह की होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है भैया? इसका पोटेंशियल सेम रहेगा इस पेपर हर पॉइंट का, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा इस हर पॉइंट का, लेकिन इसका क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पास में, इसका और ज्यादा होगा, लेकिन इसके हर एक पॉइंट का क्या होगा? सेम रहेगा।
बिल्कुल नेगेटिव का भी ऐसे बनता है। पैरेलल प्लेट, अगर पैरेलल प्लेट है तो ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कुछ इस तरीके से जाती है। तो इनके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा, तो प्लेनर होती है। इसकी कैसी शेप होती है भैया, इसमें कैसी होती है भैया, स्फेरिकल। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगला कह रहा है भैया इलेक्ट्रिक, अच्छा दे रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, बहुत प्यारा डायग्राम है, वहां से खींच लेना। ठीक है भैया, आइडेंटिकल चार्ज, एक दो आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे के पास पास में रखे, वो भी बना रखा है। ठीक है, वहां से कर लेना, बहुत अच्छे दे रखे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक है ना, उधर आपको दोनों डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है भैया, सारे डायग्राम जो पूछ सकता है वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है भैया, अगला कह रहा है भैया इन अ पैरेलल कैपेसिटर, देखिए पैरेलल कैपेसिटर उसके अंदर क्या है भैया, एयर है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या 1 है। ठीक है भैया, प्लेट हैज एरिया, एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है 3 मिलीमीटर, तो ए एप्सिलॉन अपॉन में डी लगा के फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकाल लोगे। कैलकुलेटर कैपेसिटेंस, तो ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। इफ द कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी बट विद द चार्ज, चार्ज क्या होता है कि भैया सी इंटू में बी, सी निकाल लिया आपने, वी दे रखा है, आंसर निकाल लोगे। हाउ वुड द चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अफेक्टेड व्हेन द ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर थिक शीट, और 6 कह रहा भैया कि अगर आप मान लीजिए कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन को 3 मिलीमीटर क्या करो, कम कर दो, और उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेल दो, पूरा का पूरा ठूस दो उसके अंदर, तो भैया क्या होगा, तो भैया सिंपल है भैया बहुत ज्यादा, कि भैया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और डी को क्या किया भैया आपने 3 मिलीमीटर कम कर दिया, तो पहले वाले से क्या होगा डी माइनस, यानी ये D2 कर दिया, क्या कर दिया D2 कर दिया। ठीक है भैया, पहला क्या था ए एप्सिलॉन नॉट D1 था, क्या था, अगर आप दोनों को माइनस करोगे, ठीक है भैया, दोनों को ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर D2 माइनस, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ऐसे आ जाएगा, कॉमन तो निकल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका ए एप्सिलॉन नॉट D1। ठीक है भैया, और ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन आर D2 और एप्सिलॉन नॉट 1 बाय में D1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, इसकी D2 की वैल्यू कितनी रखी ना, नहीं रखी ना, अरे मैं बता तो रहा हूँ, नहीं दे रखी, वैसे डी की वैल्यू नहीं दे रखी ना मैं, वाह ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अगर ये डी है तो क्या होगा D-3, ये अगर डी है तो डी माइनस क्या होगा, फिर D-3, और ये क्या होगा 1 बाय में डी। ठीक है भैया, अभी ये क्या हुआ, डिफरेंस इन कैपेसिटेंस है ना, डिफरेंस इन कैपेसिटेंस आपका ये आएगा, यार यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए ना, अब ये दे रखा है वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल आपका ये है, दो वेरिएबल हो गए ना, चार्ज निकालना है, अबे यार चार्ज निकालना है, ये चार्ज भी तो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस तो चाहिए चाहिए दोनों केस में, चार्ज निकालना है तो भी तो कैपेसिटेंस चाहिए है ना। थ्री टाइम्स कम करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो हो जाता है क्वेश्चन, तब तो सीधा मैं डिवाइड करके कॉमन लेता, 3 कम कर दिया ऐसा, गड़बड़ होगी। क्वेश्चन समझे भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया चार्ज निकालना, नया चार्ज कितना चार्ज स्टोर करेगी, तो नया चार्ज के लिए नया कैपेसिटेंस चाहिए चाहिए, तो नया कैपेसिटेंस के बारे में डी में तो दे ही नहीं रखा अपने को, है ना।
पहला एयर था, सेपरेशन नहीं दे रखा, सेपरेशन दे रखा तो कोई बात ही नहीं होती। एरिया दे रखा है प्लेट्स का और सेपरेट दे तो रखा है, ये 3 मिलीमीटर है ना सेपरेशन। इफ ए इक्वल्स टू में 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट। अरे यार क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा हूं मैं, कुछ नहीं है भैया, खत्म हो गया क्वेश्चन। पता क्या कह रहा है, ये सब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखिए कह रहा है भैया ये तो ये हो गया है ना, कैपेसिटेंस निकाल लिया अपने, निकल गया C1। कह रहा है C2 में पता क्या कर रखा है कि इसमें 3 मिलीमीटर जो मतलब जो गैप था, किसके बीच का गैप, पैरेलल प्लेट के बीच, उसको 3 मिलीमीटर माइका से ठूस दिया उसके अंदर। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना एप्सिलॉन R अपॉन में क्या होगा, D तो होगा फॉर्मूला, पता नहीं क्या यार, बुद्धि भी खराब रखी है। ये क्या हो भैया, ये क्या भैया, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, यहां से निकाल ली, C1 इंटू में क्या हुआ एप्सिलॉन R, तो C1 तो निकाल लोगे, एप्सिलॉन R क्या भैया 6, तो ये हो गया C2। अब भैया पोटेंशियल के मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। ठीक है भैया, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सी प्लानिंग, वही मैं कह रहा तो होगा ही नहीं फिर तो, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पता नहीं क्या रखा है। अबे इंग्लिश कमजोर है ना हमारी, दिक्कत तो है। देखिए भैया कह रहा हाउ वुड द चार्ज ऑफ द प्लेट, हाँ वो तो गया भैया, चार्ज निकाल लिया अपने, ये हो गया। अपने आते भैया क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रखा है। ठीक है भैया, कह रहा भैया द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो इतनी होती है, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना तो आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे। ठीक है भैया, द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ n 3 से लेके n 1 तक, मतलब कि तीसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में जा रहा है, तो ठीक है, द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द n equals to 3 to n equals to 1 state is incident of the photosensitive metal is unknown for function. The photo electron are emitted from the material with the maximum kinetic energy is 3 electrovolt. Calculate the threshold. हाँ भैया 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अब इसमें करना क्या है, आपको 2-3 इक्वेशन लिखवा रखी हो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है भैया, सेम भैया एक इक्वेशन आपको याद होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद है आपको, इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखा है, वर्क फंक्शन निकालना है और ये न्यू निकाल लेंगे। न्यू कहां से निकालेंगे पता आपको भैया, वहां ट्रांजिशन जो हो रहा है ना, ये एच न्यू, ये एच न्यू ही निकाल लेंगे। एच न्यू की वैल्यू क्या होगी भैया, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो तीसरी ऑर्बिट से कहां पे आ रहा है, हाँ वहां से निकाल लोगे। आपको जो फॉर्मूला रेड पर फॉर्मूला नहीं करा था, वो रेड फॉर्मूला, तो वहां से 1 में लैम्डा आएगा, लैम्डा से क्या निकाल लोगे भैया, फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन में लैम्डा करके, ये देखो यहां से आएगा 1 में लैम्डा इक्वल्स में क्या होगा आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी आ गई, एनर्जी से क्या आ गया भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। सॉरी हो गया है, क्या तरीका, चल कोई बात नहीं छोड़ो, समझ गए, आगे बढ़ते भैया। देखिए मैंने ये ग्राफ आपको बता रखा ना, ये वाला ग्राफ ये आते ही आता है ग्राफ, बड़ा टुच्चा टॉपिक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बताया था, 3-4 ग्राफ कराए थे ना मैंने, उनमें से एक ग्राफ आएगा पर यूनिट लेंथ पे फोर्स। देखिए भैया अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए भैया अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 29वां, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द 3 फोटोसेंसिटिव सरफेस ABC। ठीक है भैया, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। कह रहा भैया देखिए कि भैया 10⁻15 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी ABC 3 तरह के मटेरियल है, उनके ऊपर छोड़ी आती है और ऑब्जर्वेशन देखा गया कि सरफेस A नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, मतलब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ए में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, ज्यादा होगी और इंसिडेंट एनर्जी क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी कम है। चलो
बी कह रहा है भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर बट फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक, मतलब कि भैया ये जो एनर्जी गिर रही है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या है भैया बराबर, तभी काइनेटिक नहीं होगी। ठीक है भैया। और सी पार्ट कह रहा है भैया फोटो एमिशन अकर एंड फोटोन हैव द सम काइनेटिक, कर ही लोगे भैया, ज्यादा होगी भैया, वो ज्यादा फोटोसेंसिटिव है। सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव कौन है? सी। और सबसे कम फोटोसेंसिटिव कौन है? ए। खत्म। कह रहा है भैया द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर फोटोसेंसिटिव मेटल। ठीक है भैया, ये ग्राफ जो है वो फोटो करंट फोटोसेंसिटिव मेटल के लिए देखा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये है आपका फोटो करंट और ये है आपका एक्स मटेरियल है। ये ग्राफ ऐसे आके यहाँ पे भिड़ गया, इससे ध्यान दीजिए बेटा। कह रहा है हाँ, व्हाट डज एक्स एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट? एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। किसको दिखा रहा है भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। और ए क्या, सॉरी गलत बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं। ए दिखा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? जहां पर करंट जीरो हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए नेगेटिव में बना हुआ है। और क्या कह रहा है भैया? एक्स क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? और एक्स दिखा रहा है पोटेंशियल को। एक्स क्या दिखा रहा है भैया? ये जस्ट पोटेंशियल को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल को। कह रहा है भैया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। करा रखा है ग्राफ, न्यू1 न्यू2 न्यू3 सेम इंटेंसिटी। ठीक है भैया, और बता रखा है न्यू1 न्यू3 सबसे ज्यादा है, न्यू2 सबसे और न्यू1 सबसे कम है। तो भैया ग्राफ बनाना है आपको, इंटेंसिटी सबकी सेम है, इंटेंसिटी सेम होगी तो करंट सबका सेम होगा। न्यू1 पहले मर जाएगा, न्यू2 मारने के लिए, न्यू2 बाद में मरेगा, और न्यू3 क्या होगा? सबसे लेट में। इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बाद इसका। समझ गया? याद है ग्राफ? याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया 28वें पे आते हैं। ठीक है, ठीक है 28वां देखिए भैया। भाई दोबारा बोल रहा हूं, 2 दिन के कल फिर आ जाएगी, अगर किसी को लेना तो ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ 210 की बात है, और अगर ये 10 नंबर भी आपकी बढ़ा देगी ना तो फिर तो सब कुछ बढ़िया ही है। अगर इसकी वजह से 10 नंबर कम हो गए ना, रिग्रेट करोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, और 33 नंबर में से अगर 10 नंबर कम हो गए तो 23 नंबर आते हैं, फेल। बस तेरे को कहते रहे इतनी भैंसे हैं, तू उछरा लियो उनको ही। कह रहा भैया ई इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्ट, ओए ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी is connected to the capacitor of capacitance C. Find the expression of current. याद है भैया? AC खैर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको, 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा विद डेरिवेशन, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भैया, तो कल हम कैपेसिटेंस करा, वो चैप्टर नंबर 3 कराने कंप्लीट ही होने वाला है मेरे ख्याल से, आधा हो गया। ठीक है भैया, उसके बाद मैं AC चालू करूंगा, AC ही 1 घंटे